नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 12 जुलाई 2024। आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में पाकिस्तान ने 2.5 साल देरी करने के बाद करतारपुर कॉरिडोर्स की जो जीरो लाइंस है उस पर कितने मीटर्स का लंबा पुल का निर्माण पूरा कर चुका है? 450 मीटर्स, 490 मीटर, 420 मीटर्स और 500 मीटर्स। तो इसके बारे में और भी संबंधित फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो विकल्प आपका हो जाएगा सी, यानी कि 420 मीटर। और भी इसके संबंधित फैक्ट देखते हैं और फिगर को थोड़ा सा और बड़े में देखते हैं। तो सबसे पहले जो करतारपुर कॉरिडोर है इसके बारे में जान लेते हैं। जो भारत का पंजाब राज्य है उसका जो डेरा बाबा नानक है गुरुद्वारा है, इससे स्टार्ट होता है और जाता है पंजाब के करतारपुर साहिब में। जो पंजाब का करतारपुर साहिब है वहां जो गुरु नानक देव का स्थली है उसको कनेक्ट करता है। टोटल अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो ये 6 किलोमीटर में बना हुआ है। 2 किलोमीटर इसकी लंबाई, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा है। 2 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। भारत का जो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है उससे भारत के एरिया में 2 किलोमीटर लंबाई है और 4 किलोमीटर एरिया की लंबाई पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ती है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, पुल कहाँ पर बन रहा है? 420 मीटर लंबा, 420 मीटर लंबा ब्रिज बन रहा है रवि नदी पर, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो रवि नदी है, रवि रिवर से उसके ऊपर बनाया जा रहा है। और ये जो करतारपुर कॉरिडोर से अगर पूछा जाएगा कि ये किस रिवर्स को क्रॉस करके बनाया गया है, तो रवि रिवर को क्रॉस करके बनाया गया है। तो और भी इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वीजा मुक्त आवागमन करने के लिए इससे वीजा की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ जाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान अगर परमिट देता है तो उसके आधार पर ही भारत के लोग, जो भारत के गुरुद्वारा जाने वाले लोग हैं, वो आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। फिर उसके बाद 12 नवंबर का डेट है, 12 नवंबर 2019। 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई जा रही थी। 550वीं जब जयंती मनाई जा रही थी गुरु नानक देव की 12 नवंबर 2019 को, तभी इस कॉरिडोर को स्टार्ट किया गया था। तभी इस कॉरिडोर को स्टार्ट किया गया था। अभी ये कंप्लीट हो चुका है और पूरे वर्ष इसे चालू रखा जाता है। इसे पूरे वर्ष चालू रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जाति के आधार पर गणना को अनिवार्य बनाने के लिए 1948 के जनगणना अधिनियम में संशोधन करने की मांग उठ रही है। जनगणना किस सूची में आता है भारत सरकार का? यह संघीय सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, या किसी और सब्जेक्ट का विषय है? इनमें से कोई नहीं विकल्प। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, जनगणना हमेशा संघीय सूची में आता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है जनगणना। वही सेंट्रल गवर्नमेंट जनगणना कराती है। जनगणना की जो स्टार्टिंग हुई थी वो ब्रिटिश एरा में ही हो चुकी थी, यानी कि जब भारत ब्रिटिश कॉलोनी था उसी समय इसकी शुरुआत हो गई थी। 1881 से लेकर 1931 तक जनगणना, मतलब ब्रिटिश काल था, उसी समय जनगणना हो रही थी। तो जो जनगणना स्टार्ट हुई थी संघीय विषय में इसे रखा गया है। और फिर उसके बाद मांग हो रही है कि इसे केंद्र के ऊपर ही रखा जाए, मतलब जो अधिनियम है इसमें संशोधन किया जाए। संशोधन करने के बाद राज्य को भी पावर दिया जाए। हालांकि राज्य इसका सर्वेक्षण, जातियों का सर्वेक्षण कर सकती है लेकिन गणना नहीं कर सकती है। सर्वेक्षण करने में अभी दो उदाहरण देखने को मिला है। 2015 में, सबसे पहले 2015 में सर्वेक्षण कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया था। कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया था। वहीं 2023 में जातियों का सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया गया था? बिहार राज्य के द्वारा कराया गया था। बिहार राज्य के द्वारा कराया गया था। तो ये था जनगणना से संबंधित फैक्ट। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन से। दिया है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिला हैं वो अपने पूर्व पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है। ये किस धारा के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि अपने भरण पोषण का दावा कर सकती है? धारा 502 के तहत है, 125 के तहत है, 101 के तहत है और 122 के तहत है। तो आपका विकल्प हो जाएगा 20, यानी कि आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की नहीं, सीआरपीसी, सीआरपीसी की जो धारा 125 जो अधिनियम है 1973 का अधिनियम है, और जो धारा है यानी कि जिसे एक्ट के नाम से जानता है, धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपए देने का, 10,000 रुपए तक का अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया है। तभी ये चर्चा में आ गया है, तभी ये चर्चा में आ गया है। अभी किस राज्य ने भरण पोषण का आदेश दिया है? एक फैक्ट ये भी बन जाएगा, तेलंगाना राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो पर्याप्त साधन होते हुए भी, अगर उसके पास अगर पर्याप्त साधन है उसके होते हुए भी पर्याप्त अपनी पत्नी को उपेक्षा करता है, यानी उसको भरण पोषण देने से इनकार करता है, तो प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है
ऐसी उपेक्षा या इनकार अगर साबित हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए जो मासिक भत्ता होता है, मजिस्ट्रेट जो तय करता है वो उसे देना होगा, इससे वो इनकार नहीं कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने एमएसएई क्षेत्र के विकास और इसके हरित परिवर्तन के लिए फोकस क्षेत्रों के रूप में कितने स्तंभ बताए हैं? कितने स्तंभ बताया है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें 4 स्तंभ को बताया गया है हाल में, 5 स्तंभ, 6 स्तंभ और 8 स्तंभ को बताया गया है। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि इसमें 6 स्तंभ पर फोकस करने की बात की गई है। तो कौन कौन से स्तंभ है, इन स्तंभों के बारे में समझ लेते हैं। औपचारिकरण और ऋण तक पहुंच उपलब्ध कराना, औपचारिकरण और ऋण तक पहुंच उपलब्ध कराना। फिर दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरे स्तंभ में दिया है बाजार तक पहुंच और ई कॉमर्स को अपनाना है, यानी ई कॉमर्स तक अपनाना और मार्केट तक पहुंच को दर्शाया गया है। तीसरा क्या है? आधुनिक प्रौद्योगिकी, यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और जो एडवांस स्किल है उसको बढ़ावा देना, और डिजिटलीकरण के माध्यम से जो उच्च उत्पादकता है, डिजिटलीकरण के माध्यम से जो हाई प्रोडक्शन है, रेट है, उसको बढ़ावा देना। और चौथा क्या है? खादी ग्राम और जो क्रायर उद्योग होता है उसको वैश्विक लेवल पर इसको सपोर्ट करना। फिर पांचवा क्या है? पांचवा यही है, उद्यम सृजन के माध्यम से महिलाओं और कारीगरों को सशक्त बनाना। और ये है पांच पांच ही दिया है, एक और कोई भी है इसमें, कायर उद्योग को दिया है करके 6 है, 6 स्तंभ इसमें लगाया गया है। तो एमएसएमई के बारे में एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एमएसएमई कहते किसको हैं? यानी कि जो मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, उस कहते किसको? इसके क्राइटेरिया के देख लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित कई बार फैक्ट और क्वेश्चन बन चुके हैं। इन्वेस्टमेंट, पहले तो इसकी जो क्राइटेरिया थी, पैरामीटर था, वो था कि अगर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है 25 लाख, कम से कम 25 लाख इन्वेस्टमेंट करता है करके कोई व्यवसाय खड़ा करता है, तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ऐसे बिजनेस होता है, जो व्यवसाय होता है, उसे माइक्रो बिजनेस कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करके कोई कंपनी खड़ा करता है तो उसे स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी स्मॉल कंपनी या स्मॉल व्यवसाय कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति 10 करोड़ रुपए तक खर्च करता है, खर्च करके कोई कंपनी या कोई व्यवसाय शुरू करता है, तो उसे मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब इसकी संख्या बढ़ाई गई, 10 लाख, 2 करोड़, फिर 5 करोड़, धीरे धीरे सर्विस जो एंटरप्राइजेज है वो बढ़ाया गया इतना तक करके। अब इस क्राइटेरिया को बदल दिया गया है, जो एमएसएमई है इसको रिवाइज करके एक नया क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट और जो टर्नओवर है दोनों को डिफाइन कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय को शुरू करता है और कम से कम 1 करोड़ रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू करता है, और उसका टर्न ओवर्स यानी जो उसकी कंपनी का इनकम होता है वो कम से कम 5 करोड़ रुपए तक होगा, तब इसे बोला जाएगा माइक्रो बिजनेस। वहीं स्मॉल बिजनेस किसको बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट इसका 10 करोड़ हो और टर्नओवर कितना हो? 50 करोड़ हो, तब इसे स्मॉल बिजनेस बोला जाएगा। और मीडियम किसको बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ हो और उसके साथ जो टर्नओवर हो वो 100 करोड़ हो, तब इसे बोला जाएगा, तब इसको क्या बोला जाएगा? मीडियम बिजनेस। तो और भी समझ लेते हैं एमएसएमई के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है एमएसएमई मंत्रालय है। कैसे मंत्रालय है? क्योंकि यह इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में भारत में काफी ज्यादा योगदान देता है। इसमें लगभग यह 11 करोड़ नौकरियां भारत में सृजन करता है। भारत का जो जीडीपी है, भारत का जो जीडीपी यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद का 27% जो योगदान होता है वो किसका होता है? एमएसएमई का होता है। यानी कि जो मीडियम, माइक्रो एंड मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है 27% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ भारतीय श्रम के लगभग 33%, मतलब 23% जो रोजगार होते हैं वो भी एमएसएमई ही देता है। यानी सबसे बड़ा फैक्ट है कि भारत में सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रोवाइड करता है लोगों को वो है एग्रीकल्चर, यानी कृषि है, सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। अगर दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कोई बिजनेस है तो वो है एमएसएमई, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये दूसरे स्थान पर आ गया है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में जारी किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 हो गया है। इसे कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय वित्त विभाग के द्वारा, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा
वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है। एक फैक्ट तो आपका यही तैयार हो गया कि जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। इसमें सरकार से संबंधित कुछ बैंकिंग, निवेश, बीमा और डाक पेंशन क्षेत्रों का विवरण इसमें शामिल किया जाता है। इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, इस पैरामीटर्स को जान लेते हैं। इसमें 0 से 100 तक का पैरामीटर्स होता है, 0 से 100 तक का पैरामीटर्स होता है, जहां बोला जाता है कि अगर जो वित्तीय किसी भी क्षेत्र का जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है अगर ये 0 आता है तो बोला जाता है कि पूर्ण वित्तीय बहिष्कार को दर्शाता है। यानी कि जो वित्तीय बहिष्कार है, किसी भी देश या क्षेत्र का वित्तीय मतलब वित्तीकरण नहीं हुआ है, वित्तीय बहिष्कार हुआ है। 100 को दर्शाता है कि पूर्ण वित्तीकरण से, यानी कि जो वित्तीय है समावेशन है ये 100% हो गया है तो उसे 100 को अंक दर्शाता है। 0 दर्शाता है कि अभी नहीं हुआ है। ये था इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे यह है, हाल ही में जंग के बीच किस देश के द्वारा हनिबल डायरेक्टिव को एक्टिव कर दिया गया है। ये हनिबल डायरेक्टिव है क्या, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं किस देश द्वारा किया गया है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में भी युद्ध चल रहा है, तो ये जारी किया गया है इजराइल के द्वारा। ये है क्या, हनिबल डायरेक्टिव। बेसिकली ये एक सैन्य नीति है, यह एक सैन्य नीति है इजराइल की यह एक सैन्य नीति है। इसके तहत होता क्या है कि जो किसी भी सैनिक के अपहरण की स्थिति में अधिकतम बल का प्रयोग किया जाता है। अगर इजराइल के किसी भी सेना का, किसी भी सैनिक का अगर अपहरण कर लिया जाता है, अपहरण कर दिया जाता है तो अपनी सेना को छुड़ाने के लिए, अपने सैनिक को छुड़ाने के लिए ये जो हैनिबल डायरेक्टिव है इसको एक्टिव कर देता है इजराइल। यानी कि बहुत ज्यादा धन बल यानी फोर्स और गोला बारूद हथियार के साथ वो सामने वाले पर अटैक करता है ताकि अपने सैनिक को आसानी से छुड़ा सके। ये है इस सिद्धांत, ये इसे लागू किया गया था 1985 में इजराइल के द्वारा। एक समझौता है जिसका नाम है जिब्रिल समझौता। जिब्रिल समझौते के तहत इसे लागू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इजराइल के अंतर्गत है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का मत्स्य एवं अध्ययन विश्वविद्यालय ने पर्ल स्पॉट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जीनोम संपादन मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि केरल। केरल राज्य सरकार का जो मत्स्य एवं अध्ययन विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जो पर्ल स्पॉट है उसको उत्पादन बढ़ावा देने के लिए जो जीनोम है उसको जीनोम संपादन मिशन शुरू कर दिया है। तो ये पर्ल स्पॉट है क्या, ये देसी मछली है, ध्यान रखिएगा। ये जो पर्ल स्पॉट है देसी मछली है, यह एक यूरी हैलाइन प्रजाति है। यह एक यूरी हैलाइन प्रजाति है। यूरी हैलाइन प्रजाति का मतलब होता है कि यह खारे पानी में सर्वाइव कर सकती है आसानी से। जो खारा पानी होता है उसमें ही इसका उत्पादन कर लिया जाता है। यह प्रायद्वीप भारत और श्रीलंका का जो तटीय क्षेत्र है वहां तक ही विस्तृत है। गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी इनकी आबादी है। इनकी आबादी यहाँ तक भी देखने को मिल रहा है। अगर IUN के रेड लिस्ट की बात किया जाए तो ये चिंता कम, मतलब कम चिंता का विषय है, मतलब कि ये खतरा इनको कम है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने डूरंड कप टूर्नामेंट 2024 के लिए ट्रॉफियों का अनावरण किया है। यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? डूरंड कप टूर्नामेंट 2024 यानी डूरंड कप को किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा, भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा, इंडियन आर्मी एंड ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि भारत का जो सशस्त्र बल है इसके द्वारा आयोजित किया जाता है डूरंड कप। ये डूरंड कप है क्या? डूरंड कप को प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी में इसमें शामिल किया जाता है। 2 ट्रॉफियां इसमें और भी शामिल कर लिया जाता है। इसे बताया जाता है कि यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। एशिया का सबसे पुराना ही है, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे पुराना और पूरे विश्व का तीसरा सबसे पुराना, पूरे विश्व का थर्ड, तीसरा सबसे पुराना ही है, उसके बाद बड़ा नहीं है। तीसरा सबसे पुराना कप माना जाता है, फुटबॉल कप माना जाता है। ये बेसिकली फुटबॉल है, फुटबॉल कप माना जाता है। भारत का जो सशस्त्र बल है उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। इसका उद्घाटन पहली बार 1888 में हुआ था। वो शिमला में हुआ था। शिमला में जो हुआ था इसे आर्मी कप के नाम से जाना गया था। उस समय इसे आर्मी कप के नाम से भी जाना गया था। इसका नाम इसके संस्थापक जो हैं ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे, इनका नाम था सर मार्टिमर डूरंड। सर
मार्टिमर डुरंड, इन्हीं के नाम पर इस कप का नाम रख दिया गया है डुरंड कप टूर्नामेंट। ये फुटबॉल टूर्नामेंट से मोहन बगान सुपर जायंट, ध्यान रखिएगा एक टीम है जिसका नाम है बगान मोहन बगान सुपर जायंट, मोहन बगान सुपर जायंट। ये टीम लगातार 17 बार टूर्नामेंट जीत चुकी है, यानी ये टीम लगातार 17 बार टूर्नामेंट जीत चुकी है। इस बार भी मतलब पिछले साल भी ये चैंपियन रह चुकी है, पिछले बार चैंपियन रह चुकी है और 17 बार टूर्नामेंट जीत चुकी है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।